उसे पेशेंट्स को अंदर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सारे पेशेंट्स घर के अंदर खड़े थे। वोनवा उन्हें चेक कर रहा था, वहीं ओबो उसके काम में मदद कर रहा था। वो कई बार अपने काम में गलती भी कर देता, लेकिन शाम होते होते सारे पेशेंट्स का सही से इलाज हो गया। ओबो ने चैन की सांस लेकर बैठते हुए कहा कि ये तो काफी थका देने वाला था। उसने वोनवा से कहा कि वो वाकई ग्रेट है। उसने पहली बार वोनवा के जैसा कोई फिजिशियन देखा है। वहीं वोनवा उसे बच्चा कहकर ईवल लाफ दे रहा था। ओबो आगे बताता है कि विलेज के लोग उसके लिए काफी थैंकफुल होंगे। वैसे वो अभी क्या कर रहा है? वोनवा ने उसे ईवल लुक देते हुए कहा कि शाम होने को है। वैसे वो मैरिवाना की फील्ड कहाँ थी? ओबो बताने लगा कि अभी काफी लेट हो चुका है और वहां जंगली जानवर हो सकते हैं। वोनवा ने कहा कि तो फिर वो लोग बस फील्ड का लोकेशन देखकर वापस आ जाएंगे। ओबो भी उसकी बात सुनकर अनॉयड हो जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें एक मैंशन दिखाया जाता है। ये मैंशन काफी बड़ा था। एक आदमी ने पूछा कि मरे हुए आदमी को बचाने से उसका क्या मतलब है? ड्रिंक करते वक्त ये काफी अच्छा मजाक है। इतना कहकर वो ड्रिंक करने लगता है। वहीं उसके सामने बैठा आदमी बताता है कि इस इंसिडेंट को 30 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। ये पॉसिबल है कि ये एक फेक अफवाह हो, लेकिन अगर ये सच है तो उसे लगता है कि उन्हें उस आदमी का पता लगाना चाहिए। ड्रिंक पीते हुए आदमी ने पूछा कि क्या इसीलिए वो इतने दिनों से बाहर घूम रहा था? क्या उसे उस फिजिशियन के बारे में कुछ पता चला? खड़ा हुआ आदमी बताता है कि उसने कुछ रूमर्स सुने हैं और उसके हिसाब से वो एक 20 साल से भी कम उम्र का लड़का है। ड्रिंक करते हुए आदमी ने कहा कि अगर ये सच है तो वो पक्का एक ओल्ड इमॉर्टल होगा जिसने एक बच्चे का भेष लिया है। इस आदमी का नाम इंचो होता है और ये यहाँ का गवर्नमेंट ऑफिशियल है। अगले दिन सुबह हमें फिजिशियन बॉन्ग का क्लिनिक दिखाई देता है। वोनवा उन्हें पहले ब्लड वेसल स्टिच करने के बारे में बताता है, फिर वो उन्हें सीपीआर के बारे में बताता है। उसने कहा कि वो उनको ये दोनों चीजें सिखाएगा। वो दोनों ही इस बात पे काफी खुश हो जाते हैं। उन दोनों ने एक्साइटेड होकर टेबल पे काफी सारे पैसे रख दिए और कहने लगे कि ये उनकी सिंसेरिटी है। वोनवा मना करते हुए बताता है कि उन्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो दोनों कहने लगे उसे पैसे ले लेने चाहिए। उसकी मेथड्स के आगे ये कुछ भी नहीं है। वोनवा भी वहीं बैठा उनकी बातें सुने जा रहा था। तभी किसी ने चिल्लाकर फिजिशियन को पुकारा। वो तीनों ही उस तरफ देखने लगे। एक आदमी बताता है कि प्रेफेक्चरल ऑफिस से एक मिलिट्री ऑफिसर यहाँ आया है। मिलिट्री ऑफिसर की बात सुनकर वोनवा हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसे यहाँ क्या काम होगा। तभी एक आर्मर पहना हुआ आदमी भागते हुए क्लिनिक में घुसा और फिजिशियन बॉन्ग को बुलाने लगा। उसने उन्हें ग्रीट करते हुए सीरियस टोन में कहा कि उन्हें फिजिशियन की जरूरत है। माउंटेन बैंडिट्स से लड़ते हुए काफी सोल्जर्स इंजर्ड हो गए हैं और वो अभी मर रहे हैं। ये एक इमरजेंसी है, इसलिए प्लीज थोड़ा जल्दी करें। फिर से बैंडिट्स के बारे में जान के वो तीनों ही सीरियस हो गए। सियोक ने कहा कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बॉन्ग उसे जल्दी चलने को कहते हैं। तभी पीछे से उन्हें वोनवा बुलाता है। उसने कहा कि वो भी उनके साथ आना चाहेगा। उसकी बात सुन दोनों ही फिजिशियंस ने सोचा कि अगर वोनवा उनके साथ आए तो उन्हें उसका मेडिकल आर्ट अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। ये तो वाकई अच्छा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाई देता है। इस वादी का नाम है मासॉक वैली। वो मिलिट्री ऑफिसर रास्ता दिखाते हुए तीनों फिजिशियंस को कैंप की तरफ ले जाने लगता है। वोनवा ने वहां बैठे घायल लोगों को देखकर सोचा कि क्या अब तक ज्यादा घायल हुए पेशेंट्स यहाँ नहीं पहुंचे? यहाँ बैठे लोगों को तो बस छोटी सी चोटें ही लगी है। तभी उसे एक टेंट में से कुछ लोगों के कराहने की आवाजें सुनाई दी। उसने अंदर जाके देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां जो पेशेंट्स थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वो बुरी तरह से घायल थे और पूरे टेंट में उन्हीं की कराहटें सुनाई दे रही थी। वोनवा ने जो सोचा था वो सही था। उन लोगों ने जो पेशेंट्स मरने वाले हो उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रखा था। तभी पीछे से फिजिशियन बॉन्ग अंदर आए और बताया कि वो लोग इन पेशेंट्स को ट्रीट बाद में करेंगे। सियोक ने भी अंदर आते हुए उनकी बात में हामी भरी और कहा कि दूसरे पेशेंट्स को पहले ट्रीट करना बेहतर होगा, लेकिन वोनवा ने उनकी बात ना मानते हुए मना कर दिया। उसने कहा कि उन्हें सबसे पहले अर्जेंट पेशेंट्स को बचाना चाहिए। सियोक ने उसे समझाते हुए कहा कि वो लोग इन पेशेंट्स का कुछ नहीं कर सकते। बॉन्ग ने भी बताया कि इसी वजह से इन पेशेंट्स को यहाँ इकट्ठा किया गया है। तभी कोई बंदा अपना हाथ बढ़ाकर वोनवा का पैर पकड़ लेता है। उस सोल्जर के पेट में तीर फंसा होता है और वो वोनवा से अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वोनवा ने उस आदमी का घाव देखते हुए सोचा कि ये पेनिट्रेटिंग वुंड नहीं बल्कि स्टैब वुंड है। अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के उसने उसका पेट खोला तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसने अपना सारा ध्यान इस पेशेंट पे लगा दिया तो वो बाकी के पेशेंट को बचाने का चांस खो देगा। काश वो उस एक्सरे विजन को अपनी मर्जी से यूज कर पाता। उसने अफसोस जताते हुए अपनी आंखें भींच ली, पर तभी उसके सामने वो एक्सरे विजन ओपन हो गया। उसे यकीन नहीं होता कि ये सही में काम कर गया। तीर उस बंदे के ऑर्गन्स को नहीं लगा था, लेकिन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन कट हो चुका था। अब वोनवा के पास उसका पेट खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी उस आदमी ने वोनवा को आवाज लगाई। उसने मुश्किल से अपना मुंह खोलते हुए कहा कि वो जीना चाहता है।
इतना कहते ही वो तुरंत बेहोश हो गया। वोनवा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि वो उसे बचा कर रहेगा। उन्होंने उस आदमी को टेबल पे लिटा दिया। वोनवा ने उसकी पल्स चेक करते हुए सोचा कि सांसें और पल्स स्टेबल है, इसका मतलब कि एनेस्थीसिया इफेक्टिव है। उसने कहा कि अब वो पेशेंट का पेट खोलेगा। उसकी इस बात पर सियोक और बोंग हैरान रह गए। वोनवा ने अपना सर्जिकल नाइफ निकाला और उस आदमी का पेट खोलने लगा। उसे बिना किसी हेजिटेशन के किसी का पेट चीरते देख उन दोनों फिजिशियंस के पसीने छूटने लगे। वोनवा ने कट लगाने के बाद अपना हाथ उस आदमी के पेट में डाल दिया। वो अपनी उंगलियों से कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वो एरो हेड मिल गया। उसने कहा कि उसने फॉरेन बॉडी को रिमूव कर दिया है। अब वो इस आदमी के स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिच करेगा। उसकी बात सुन दोनों ही फिजिशियन फिर से चौंक गए। सियोक ने मानने से इनकार करते हुए कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिच करना क्या पॉसिबल भी है। वोनहुआ ने उससे पेट खुला रखने में मदद करने के लिए बोला और बोंग को एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाते हुए पेट के अंदर से खून रिमूव करने को कहा। वो दोनों भी मास्क पहन के रेडी हो गए। वोनहुआ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मन ही मन कहा कि वो इस आदमी को बचा कर ही रहेगा। उसने बाकी दोनों फिजिशियंस को बताया कि अब वो शुरू करने जा रहा है। उन दोनों ने भी कहा कि वो तैयार है। ऐसे ही उन तीनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। सर्जरी के दौरान उस आदमी का काफी सारा खून बह रहा था। वोनहुआ उसके इंटेस्टाइन सेट करके टांके लगाने लगा। सियोक अभी भी हैरान यही सोच रहा था कि वो ब्लड वेसल्स कनेक्ट करने की बात से ही सरप्राइज था, लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी। क्या ऐसा मेडिकल आर्ट किसी इंसान के लिए पॉसिबल भी है? तभी वोनवा ने बताया कि सर्जरी पूरी हो चुकी है। उसने अपना सर्जिकल नाइफ वापस रखा और मास्क हटाते हुए चैन की सांस लेने लगा। फिर वो पानी की मदद से अपने हाथ अच्छे से साफ करने लगा। उसने सियोक और बोंग को थैंक यू बोलते हुए कहा कि उन दोनों की मदद से ही ये काम इतना आसान हो पाया, लेकिन उन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने वोनवा से उसका मेडिकल आर्ट सीखने का पूरा मन बना लिया था, फिर चाहे उन्हें हजारों गोल्ड कॉइन्स ही क्यों न देने पड़ जाए। वहीं वोनवा फिर से अपना मास्क लगाते हुए उनसे और लोगों की जान बचाने के लिए चलने को कहता है। ऐसे ही रात हो जाती है। जंगल में पेड़ों के बीच एक बंदा घोड़े पे सवार होकर अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ रहा था। ये बंदा गवर्नमेंट ऑफिशियल इंचो होता है। उसके पीछे एक कैरेज में एक घायल बंदा बैठा था, जिसके की लेफ्ट पैर की थाई में एक गहरा घाव लगा होता है। इंचो परेशान होकर मन ही मन सोच रहा था कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रूप लीडर लिम बैंडिट्स के द्वारा घायल हो जाएंगे। ये अच्छा नहीं हुआ। वो काफी टैलेंटेड है और उसे फ्यूचर में और भी काम करने होंगे। इंचो ने पीछे मुड़कर दर्द से जूझ रहे लिम की तरफ देखते हुए सोचा कि शायद अब काफी देर हो चुकी है, ये काफी मुश्किल होगा। इंचो अफसोस जताने लगा। थोड़ी देर बाद वो कैंप पहुंच जाता है। उसने आवाज लगाकर अपने घोड़े को रोका और उससे नीचे उतरते हुए कुछ देखने लगा। वहां पर बाहर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। इंचो ने सोचा कि आखिर बैटल के बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने गुस्से से चिल्लाकर पूछा कि क्या वो लोग पागल हो चुके हैं? अभी बैटल के वक्त वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज सुन सब लोग उस तरफ देखने लगे। तभी एक सोल्जर उसे लेफ्टिनेंट चो कहते हुए भाग के आने लगा। वो इंचो को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि बात वैसी नहीं है, वो लोग तो बस फिजिशियंस को देख रहे थे। इस पर इंचो भी हैरान हो गया। उस सोल्जर ने आगे बताया कि वो जो यंग फिजिशियन आया था वो तीर लगने से मरने की कगार पे खड़े सोल्जर को भी बचा ले रहा है, और ऐसा वो चौथी बार कर रहा है। उसकी बात सुन इंचो को वो रात वाली बात याद आ जाती है जब उसे 20 साल से छोटे लड़के का बार वाला इंसिडेंट बताया गया था। वो हैरान होकर सोचने लगा कि क्या वो फिजिशियन अभी इधर ही है? अगर ये बात सच है तो वो शायद ट्रूप लीडर लिम को भी बचा सकता है। उसने तुरंत ही पीछे खड़े सोल्जर्स को ट्रूप लीडर लिम को टेंट के अंदर ले जाने का ऑर्डर दिया। वोनहुआ को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई जो कह रहा था कि ये अर्जेंट है, जल्दी करो। इंचो टेंट के अंदर घुसते हुए फिजिशियन को बुलाने लगता है। वोनहुआ भी इतना शोर सुनकर पीछे देखने लगा। वहां इंचो और उसके सोल्जर्स ट्रूप लीडर लिम को लिए अंदर आ रहे थे। उसे वहां देखकर सियोक और बोंग सरप्राइज हो जाते हैं। वो भागते हुए उसकी तरफ जाने लगे। वोनहुआ को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन दोनों ने ग्रीट करते हुए पूछा कि लेफ्टिनेंट चो यहाँ क्यों आए? ये नाम सुनकर वोनहुआ सोचने लगा कि क्या ये वही इंचो है जिसे द ग्रेट मिनिस्टर ऑफ वॉर की तरह जाना जाता है। वो भी उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है और बताता है कि वो हुआ फैमिली से है। इंचो उसे देखकर हैरान होते हुए सोचने लगा कि इतना यंग लड़का फिजिशियन कैसे हो सकता है। उसने वोनहुआ को बताया कि उसने सुना था कि वोनहुआ के पास ग्रेट मेडिकल आर्ट है। उसने लिम की तरफ इशारा करके वोनहुआ से पूछा कि क्या वो उसे बचा सकता है। वोनहुआ ने सीरियस होकर कहा कि वो सबसे पहले उसके घाव चेक करेगा। इतना कहकर वो लिम की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि लिम की थाई पे एक गहरा घाव था। उसकी रेक्टस फेमोरिस मांसपेशी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन ब्लड वेसल्स पूरी तरह से ठीक थी। फिलहाल के लिए अगर सिर्फ खून बहना रोक दिया जाए तो कोई खतरा नहीं होगा। पीछे से इंचो ने पूछा कि क्या वो उसे बचा सकता है। वोनहुआ ने जवाब दिया कि घाव क्रिटिकल है, लेकिन अभी भी होप है।
इंचो ने सरप्राइज्ड होकर पूछा कि क्या ये सच है, क्या वो उसे सही में बचा सकता है। वोनवा के हाँ में जवाब देने पर वो उसे जल्द से जल्द लिम को ट्रीट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वोनवा ने वहां से जाते हुए कहा कि इस आदमी को अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी और पेशेंट्स भी हैं। उसकी बात पे इंचो हैरान रह गया और उसे पकड़ते हुए पूछने लगा कि बाद में ट्रीट करने से क्या मतलब, उसे इसे अभी के अभी ट्रीट करना होगा। वोनवा ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर लिम का इलाज अभी नहीं हुआ तो वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर उसने अभी लिम का इलाज किया तो बाकी के पेशेंट्स मर जाएंगे। क्या लेफ्टिनेंट जो ये चूज करना चाहेंगे कि अपने किन सबॉर्डिनेट को मारना है? उसकी बात का इंचो के पास भी कोई जवाब नहीं होता। उसकी पकड़ वोनहुआ पे से छूट गई और वोनहुआ वहां से जाते हुए उसे इंटरफियर ना करने को और टेंट से बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को बचाना है।